क्लास में एक छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गवर्नर जनरल। इसके पहले गवर्नर जनरल से जुड़े प्रमुख थियरी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ने हैं वो भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। अगर हम लोग गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत में ऐसे कई बार जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं। उन घटनाक्रम के अलावा बहुत सारे ऐसे समय और सिचुएशन रहे हैं जहां पर गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी को एक बात हमेशा याद रखना होगा कि आप सभी कॉपी कलम अपने पास सुरक्षित रख लें। उसके बाद इस क्लास को अंत तक पढ़ते रहें, क्योंकि यदि आपने इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा नहीं तो कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद यह थियरी आपको अधूरा लगेगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ अपने कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े जो है हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रायः प्रश्न आते हैं। हम शुरुआत करते हैं। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल या फिर गणेश वासुदेवन जोशी? सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट का सेक्शन का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, आप लोगों ने कुछ लोगों ने सही कुछ लोगों ने गलत बताया है, वह है डी, मतलब गणेश वासुदेवन जोशी। विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न हुई थी। ये कहाँ संपन्न हुई थी? विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में। कब? 1877 में। इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। भारत में राजस्व एकत्रित करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किसने की? सभी साथी फटाफट कमेंट करें और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब रेस के घोड़े हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी। चलिए इस प्रश्न के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। माने कॉर्नवालिस ने, सभी लोगों का जवाब लगभग सही है, कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और यह घोषणा की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इस व्यवस्था का अस्थायी दायित्व प्रदान किया जाएगा। फिर 1793 में, आगे चलकर 1793 में जो 10 वर्षीय लगान व्यवस्था थी उसे अस्थायी कर दिया गया। भू राजस्व की यह व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। इसे अस्थायी बंदोबस्त के अलावा स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसका नाम एक और है स्तंभरारी बंदोबस्त। ठीक, इसके दो नाम हैं, दोनों नाम मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग को वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, देखिए, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकार्टनी, एलिफिंस्टोन, थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस।
जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब काफी लोगों ने दिया है, थॉमस मुनरो। ये मद्रास के गवर्नर रहे हैं और ये लगभग 1820 से 27 तक गवर्नर रहे। इन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग कर का आधार माना। कुल उपज का कुल उपज का कुल उपज का 1/3, एक तिहाई का तीसरा भाग भूमि कर का आधार माना। रैयत जो पद्धति है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुई। ये जो रैयत वाली प्रणाली है ये कहाँ शुरू होती है? मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी शुरुआत होती है। दूसरी बात याद रखिएगा, मुनरो की भूमि व्यवस्था 30 वर्षों तक चलती रही। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं आप लोग। केवल यह सिलेक्शन जिनको लेना है वही पढ़े, बाकी लोग के लिए वीडियो काम का नहीं है। हाय हेलो, नाम लेना, नाम देना, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो सिलेक्शन के लिए पढ़ने आए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? सेम प्रश्न का सेम उत्तर होगा सर थॉमस मुनरो, और ये लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा, जहां पे कुल उपज का 1/3 भूमि कर के रूप में लिया या दिया जाता था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा इस दिए गए प्रश्न का, और इंपॉर्टेंट बिंदु को कॉपी कलम पर लिखते चलिएगा, ताकि आपकी नोट्स भी तैयार हो जाए प्रॉपर वे में और आपकी सीरीज भी प्रॉपर वे में तैयार रहे। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे आपको सिलेक्शन लेना है तो ही जवाब दीजिएगा, तो ही नोट्स बनाइएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों ने सही दिया है। कुछ लोगों ने विलियम वेटिक को बताया है और कुछ लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग को। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं लिखवा दे रहा हूँ, सभी लोग लिख लीजिएगा। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हुआ करते थे। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी का राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो इस प्रश्न का उत्तर था वो पूरी तरह से समझ में आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर न लिखने का उद्देश्य ये होता है कि क्वेश्चन सीरीज बहुत ज़्यादा होती है और प्रतिदिन क्लास चलती है, और इस वजह से कभी ऊपर नीचे पढ़ाना होता है, कभी कोई टॉपिक ऊपर नीचे हो जाती है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ते, ताकि आपको 50 प्रश्न पढ़ाए जाए, 60 प्रश्न पढ़ाए जाए, आपको इस बात का आभास न होने पर। नहीं तो संख्या प्रश्नों की बढ़ने पर आप लोग की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ नियम है क्लास के, प्रश्न के नंबर नहीं होते। दूसरा, हाय हेलो नाम लेने वाला काम यहाँ पे नहीं होता। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है पुनः रिपीटेड प्रश्न है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? इसका उत्तर आप लोग को पता है, वॉरेन हेस्टिंग। माने 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर यहाँ पे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, गलती से 2 बार हो गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया? यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि डाक तार रेलवे, अगर भारत में देखा जाए डाक तार रेलवे, इन तीनों की शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर जब आप परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, सिलेक्शन के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो वहां पर इसकी महत्व और ज्यादा बढ़ जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि भारत में डाक तार रेलवे की शुरुआत किसने किया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। लॉर्ड डलहौजी,
लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक तार रेलवे की शुरुआत की थी। अब उन्होंने रेल क्यों शुरू किया? याद रखिएगा, डलहौजी, डलहौजी झील भी है। इसने क्या किया था? डाक तार रेलवे की शुरुआत भारत में किया था। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में भारी उद्योग को बढ़ाना। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा और सीखा है, अंग्रेज कभी भारत का भला नहीं चाहते थे। माने ये तो गलत हो गया। ब्रिटिश वाणिज्य माने व्यापार, प्रशासनिक नियंत्रण को सुविधा देने के लिए, ताकि किसी भी स्थान पर बगावत हो तत्काल सेना पहुंचाई जा सके, ताकि विद्रोह को दमन किया जा सके, किसी भी भारत के अंदर कच्चा माल को आसानी से एक बंदरगाह तक लाया जा सके, उसके लिए वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण। ये अभी तक सही है। दुर्भिक्षी की स्थिति खातन जी नहीं, जी नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था उन सभी के उत्तर पूरी तरह से सही थे। और डाक तार रेलवे तीनों शुरुआत करने का उद्देश्य लॉर्ड डलहौजी का, ब्रिटिश का, अंग्रेजों का वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा था भारत में। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग। ठीक है, हाँ, हड़प नीति भी इन्होंने शुरू की थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। ठीक है, चलिए, अगर आपने सबसे पहले बताया तो कोई बात नहीं, बधाई हो। लेकिन यहां प्रतियोगिता आपको परीक्षा में दिखानी है सबको। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? ये ऐसे प्रश्न की बैंक है जो सीधा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, 1829 में 1829 में विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। 29 में विधवाओं को, ठीक है, को जलाना अवैध घोषित किया गया। किस नियम के तहत? नियम 17, नियम 17 के तहत। मतलब यहाँ पे 10, 5, 15, 2, 17, नियम 17 के तहत अवैध घोषित कर दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था। यह कब होता? 1829 में। लेकिन 1830 आते आते यह बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। विलियम वेटिक, जी हाँ, लॉर्ड विलियम वेटिक इस प्रश्न का सही जवाब है। यहां पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। यह सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरुआत की गई थी। कहां पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में 1829 में। कहां पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? 1830 आते आते मद्रास और मुंबई भी पहुंच जाती है। 1830 में आते आते यह मद्रास, जो चेन्नई है, फिर बम्बई है, यहाँ पे भी पहुंच जाती है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे इसका उत्तर क्या होगा? 1829, लॉर्ड विलियम बेटिक। गवर्नर जनरल की थियरी हमने पढ़ाई, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की, पूरा गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है, एक खुली प्रयोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए, यहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा
इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब देखिए, डाक, तार, रेलवे, हड़प नीति और सिविल सर्विस की जो शुरुआत है ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं और आप तो रेस के घोड़े हैं। चलिए और बढ़ते हैं हम अगले और प्रश्न की तरफ। अगला है, सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन है? पहला भारतीय कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, कमेंट जरूर करिएगा। इसके पहले मैंने इस पर चर्चा शायद किया, मुझे याद है। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे तो ये रविन्द्रनाथ हो ही नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है थे यहाँ, या सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले भारतीय थे और ये दूसरे थे। ये पहले थे और ये दूसरे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे थे। कब? 1863 में, और ये 1869 में। ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग परीक्षा दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये सोच लीजिए, अब आप लोग को लग रहा है उस समय आप लोग होते तो आप लोग भी ये परीक्षा जरूर पास कर लेते हैं। सच्चाई भी है, क्योंकि तब तक का इतिहास भूगोल पढ़ना था। अब तो तब से लेकर अब तक कितना इतिहास, भूगोल, संविधान, कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले आप लोग। 20 का राइट आंसर है, ये इसका सही जवाब है बी। अगला है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ये हमने पढ़ाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थियरी इस क्लास की जरूर पढ़ी होगी। अगर आपने थियरी पढ़ी है तो जल्दी से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बताइए आप लोग। देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? एकदम आसान प्रश्न है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सही जवाब, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। ईश्वर करे यही जो उत्तर आप यहां पे दे रहे हैं वह परीक्षा हाल में भी जरूर दीजिएगा। अगर आप इसे लाइव देख रहे हो तो लाइव जवाब दीजिए। अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लाइव सेशन खत्म होने के बाद, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया इत्यादि का संज्ञा इसे दी गई थी। लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग को बर्क ने चूहा और नेवला कहा था, एक झूठा बैलों का ठेकेदार कहा था, अन्याय का मुखिया कहा था, कैप्टन जनरल ऑफ इनइक्वलिटी, इस तरह के दर्जा इन्हें दिया गया था, इस तरह की संज्ञा उन्हें दी गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए होगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक को जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं किसी का भी जवाब गलत नहीं होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, बंगाल का अंतिम जनरल कौन था? बंगाल का लॉर्ड विलियम बेटी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। जी हां, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा विलियम बेटी। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। पैसे नहीं कटेंगे। आप लोग के साथ जितने लोग पढ़ रहे हैं वो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए हैं। और अब आप लोग की बारी है कि मैं अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है जो आपको करना है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक था। कैसे? 1833 का जो चार्टर एक्ट था
उसमें भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। कब? चार्टर एक्ट, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, चार्टर एक्ट 1833। इसमें भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। 1833 का जो एक्ट था, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेटिक थे। उस समय तत्कालीन भी थे। ठीक है, उस समय ये क्या थे? तत्कालिक गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। माने जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उससे उस समय क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेटिक उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे वहां से बदलकर उसे क्या कर दिया गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए होगा। ठीक है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। ये लास्ट था और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। यहां से दोनों प्रश्न आपका उत्तर एक ही होगा, लॉर्ड विलियम बेटिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सेम प्रश्न है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1833, इसमें साफ साफ कहा गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा वह आपसे भारत गवर्नर जनरल कराएगा। उस समय लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे और यही आगे चल के भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए है। इसके लिए मैंने एक सीरीज पढ़ाई है, वहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर होगी। वह सीरीज जैसे ही पढ़ेंगे कहीं भी आपको कभी भी गवर्नर जनरल से सवाल गलत नहीं होंगे। लगभग 2 घंटे का वीडियो लेक्चर होगा, एक बार आपसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है सभी साथी, चाहे उसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप उसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है ना? यहां पे ध्यान देना है आप सभी को, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहीं से बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा से उन्मूलन से संबंधित है? जल्दी से बताइए, कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा से संबंधित है? बताइए जल्दी से। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा से संबंधित है? ठगी प्रथा के उन्मूलन से लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेडफॉक, सर हेनरी हार्डिंग। जी आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसका उत्तर भी होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। किसे किसे नियुक्त किया था? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन
कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था? इसने 1500 ठगों को बंदी बनाया, उन्हें फांसी दी, शेष को आजीवन कारावास में दिया और लगभग 1837 तक पूरी तरह से ठगों का अंत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला वायसराय था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट करिएगा। भारत का पहला वायसराय, एकदम आसान सा प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव? इस प्रश्न का सही विकल्प अगर आपका है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। मैंने 1857 क्रांति की क्रांति के बाद जो इंग्लैंड में सत्ता थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से उठाकर इंग्लैंड भेज दी जाती है और 1857 के जो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुआ, उसने ही ये सबसे बड़ा परिवर्तन किया, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1858 कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के साथ 1857 का विद्रोह जो है वह समाप्त होता है और उसके बाद शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में लिया गया। इन्होंने धीरे धीरे जो व्यवगत सिद्धांत था या राज्य विलय था उसको समाप्त कर दिया और इसी काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित होता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह भी यहीं से पारित होता है। ठीक है, इसे कोई दिक्कत? इसकी सीरीज मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाली, उसको पढ़ लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? अभी जस्ट हमने इसका उत्तर दिया। बताइए। देखिए, इस प्रश्न का ऊपर जस्ट हमने उत्तर दिया था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर था, माने 1857 क्रांति से पहले। फिर बाद में भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के बाद जब ब्रिटिश के हाथ में जानता है, ठीक, लॉर्ड कैनिंग का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया?
जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लाडवेलेजली, कर्जन, डलहौजी, लिटल किसे कहते हैं? ये लॉर्ड डलहौजी होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लेंगे सबको, ठीक है। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लास और नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से संचालित की जाती है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ये लॉर्ड डलहौजी ने इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे व्यपगत सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यपगत। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। व्यपगत सिद्धांत कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसको सीधा से मान लीजिएगा कि राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति एक लाइन में अगर आप लोग समझ सकते हैं तो यही समझिएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? राज्य हड़प नीति के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यहां पे मैं कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले सतारा, सबसे पहले सतारा 1848 में, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसे मिला लिया। इसके अतिरिक्त कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को भी विलय कर लिया गया था। अवध को भी क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, एक एक करके क्रमवार रूप से। यहां से किसी के मन में कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बाकी इसके लिए मैंने बताया सीरीज हमने पढ़ाई है, अब उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला आपके सामने सेम प्रश्न है, इसका उत्तर भी सेम ही होना चाहिए। कह रहा है कि राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए सवाल का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें। अभी ऊपर हमने इसके बारे में व्याख्या की। सबसे पहले सतारा, सबसे पहले कौन सा था? सतारा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने अपनाया? सेम प्रश्न है, इसका उत्तर भी सेम होगा। ठीक। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी लोग, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय राज्य को कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा।
जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी। देखिए, अगर सतारा की बात करें 1848, ठीक। नागपुर की बात की जाए 1854, झांसी की बात की जाए 1853, पंजाब नहीं है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब को कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया, जबकि 48 में सतारा, 53 में झांसी, 54 में नागपुर है। यह व्यक्तिगत सिद्धांत या राज हड़प नीति के था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। जो गलत है वही सही होगा, ठीक है। जो गलत है वही क्या होगा, सही होगा। क्लियर। चलिए हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे से जहां भी देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग, चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, सभी साथी जवाब दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, और अगर इस वीडियो को आप लगातार लाइव देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? यह कलकत्ता से आगरा तक 1853 में, 1853 में। क्लियर। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जल्दी जवाब दीजिएगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए ये काफ़ी कॉमन प्रश्न है और जो प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से सवाल भी आते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड लिथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली, क्या होगा? जवाब दीजिए जल्दी से। जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जल्दी से जवाब दें कि इसके आपके आधार पर इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। बताइए जल्दी से। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और एटली द्वारा उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, 18 जुलाई को पारित हुआ था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ये बी होगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां पे निम्नलिखित किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता? लॉर्ड डलहौजी का कौन सा श्रेय नहीं था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अगर लॉर्ड डलहौजी देखा जाए तो जो पंजाब का विलय है यह बंगाल सिख, ऐसे देखा जाए अगर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक था। लॉर्ड डलहौजी जो था ये 1848 से 56 तक था।
दूसरे आंग्ल सिख युद्ध हुआ 4849 में। कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया। व्यवगत सिद्धांत के अनुसार सतारा जो था ये 1848 में विलय किया गया। ठीक है, अब यहीं पे देखा जाए कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय मैसूर के साथ सहायक संधि हुई। मैसूर का संधि जो सहायक संधि होती है मैसूर का, ये किसके समय होती है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 में। ठीक है, अगर बंगाल ब्रिटिश शासन का शुभारंभ में हुआ था, ये शुरुआत में ही हुआ था। पंजाब का विलय अगर देखा जाए, पंजाब का विलय देखा जाए तो यह दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में हुआ था, मतलब 1848-49 माने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध। तो यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, मतलब यहाँ पर सतारा है, बंगाल विलय नहीं है, मैसूर विलय नहीं है, तो यहाँ पे दो विकल्प नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न अधूरा और गलत है। चलिए, इसलिए यहाँ पे अधूरा प्रश्न गलत है क्योंकि दो सही है दो गलत है। ठीक है, इसलिए पूरे प्रश्न को हम कट कर देते हैं। यहाँ पे दो गलत और दो सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग पैसे नहीं लगेंगे। अगला है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? विलियम बेटिक, वेलेस्ली, बेविल, माउंटबेटन। तो यहां पे होगा लॉर्ड माउंटबेटन। यह अंतिम भी था, यह भारत का अंतिम वायसराय था। ठीक है, यह अंतिम वायसराय भी था, यह अंतिम वायसराय भी था भारत का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए यह कौन थे, जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। कुछ लोग लॉर्ड माउंटबेटन बता रहे हैं, ये तो पीएम थे जी, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। सी राजगोपालाचारी, ये भारत के प्रथम भारतीय, ये प्रथम भारतीय भी थे, ये प्रथम भारतीय भी थे, प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 21 जून 1948 से लेकर 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, 1950 तक ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय थे। ठीक है, क्लियर। अगला, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सेम प्रश्न का सेम उत्तर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा, प्रश्न का उत्तर भी है। स्वतंत्र भारत के पहले लॉर्ड माउंटबेटन, पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। ये बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अन्यथा गलती होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद में आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अगर भारतीय कहता तब आपका सी राजगोपालाचारी होता। ये दूसरे थे, ये पहले थे, लेकिन ये भारतीय थे, ये प्रथम भारतीय थे। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। मैंने ऊपर एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ाया था, स्पष्ट रूप से बताया था, तब भी आप लोग नहीं समझ पाए। बताइए, क्लियर।
कोई दिक्कत किसी को? चलिए, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाने वाला विशेष अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? देखिए, शैक्षिक सुधार, पुतली सुधार, औद्योगिक सुधार या कृषि सुधार, लॉर्ड कर्जन द्वारा, अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग नियुक्त की गई थी। एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई। इसी के आधार पर झेलम नहर का निर्माण कराया गया, जिसमें अपर चिनाब, अपर झेलम, लोअर बारी, दोआब नहरों का कार्य भी शुरू हुआ। इन्हीं के शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 पारित हुआ, जिससे कृषि भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना या ट्रांसफर होना समाप्त हो जाता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में शैक्षिक क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है। ठीक। पुलिस सुधारों के तहत वर्ष 1902 में फ्रेजर कमीशन गठित की जाती है। कौन सी? फ्रेजर कमीशन गठित की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है डी राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड कर्जन के वायसराय के होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन 1905, रट लीजिएगा। पुरातत्व विभाग की स्थापना प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत हुआ था। दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903। ये तीनों लॉर्ड कर्जन और ये लॉर्ड रिपन। इसलिए आप लोग को स्पष्ट हो गया कि जो गलत है वही आपका सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर है। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1903 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित किया गया? हाँ, 1911 में भी दिल्ली दरबार था। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905। वर्ष 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित की गई। किसके अध्यक्षता में? सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित की गई और वह 1904 में। कब की गई? 1902 में। और यह फिर चलकर 1904 में यहाँ पर क्या करते हैं? आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है 1904 में। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 20 का सही और राइट आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? लॉर्ड रिपन के समय ही जनगणना हुई थी। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। ठीक है,
एक 10 की जनगणना और एक किस समय पहली जनगणना। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए सभी लोग, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, पैसे नहीं लगेंगे आपके। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी साथी। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन। अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया था, लॉर्ड कर्जन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ, लेकिन 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित की गई थी। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी कौन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। यहाँ पे मैं इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करने वाला हूँ और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसको। सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट के संबंध में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। ये जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आपके लिए निःशुल्क क्लास चलती है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देखिएगा, इसकी विस्तृत व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड रिपन, देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। रिपन को ही अस्थायी स्वशासन का पिता कहते हैं। लॉर्ड रिपन को पिता कहा जाता है, जनक पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को यह आज्ञा दी कि वे प्रांत तथा स्थानीय नागरिकों को वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके किन किन मदों का आय व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ये होगा। ठीक है, क्लियर? किसी कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पे भी, यूट्यूब पर भी। चलिए, ये होगा लॉर्ड रिपन 1882। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड रिपन के समय में और कौन क्या क्या घटना घटी थी। ये मैंने एक वीडियो बनाई अलग से, उसको देख लीजिएगा। चलिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा हुई थी? डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब की लर्निंग विद दुर्गेश। चलिए, भारत में पहली बार 1853 में मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो आपकी क्लास थी वो पूरी तरह से समाप्त होती है। आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ की पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, उस की पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा। भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, भारत में बजट का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? जी हाँ, तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में सबसे पहले बजट का प्रारंभ किया था। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। ठीक, हंटर आयोग लॉर्ड कर्जन के समय आया था। हंटर आयोग पूछा जाता है,
प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। स्वतंत्र भारत मतलब स्वतंत्रता के पूर्व अगर देखा जाए, प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। डाक टिकट किसने जारी किया? लॉर्ड डलहौजी ने। ओवेन मेरेथित के नाम से किसे कविताएं लिखाता था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड जो लिटन था वो ओवन मेरेदिथ के नाम से कविता लिखता था। बंगाली भाजन लॉर्ड कर्नल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? इल्बिट बिल जो था वह भारतीय न्यायाधीशों भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। इल्बर्ट बिल विधेयक में प्रावधान दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर भी मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। एकमात्र वायसराय लॉर्ड मियो की हत्या हुई थी, याद रखिएगा। लॉर्ड मियो की हत्या हुई थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था शुरू की थी। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जूरा केस वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी लोग डेली क्लास में जुड़े रहिएगा, जिसकी लिंक आपके टेलीग्राम पर मिल जाती है। किस वायसराय के समय राजधानी दिल्ली लाई गई? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है। सभी लोग लॉर्ड हार्डिंग, जी हां, अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। फेसबुक पेज पे ये वीडियो लाइव चला था लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। बाय बाय।